दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में रामपुर हाट के इलाके में 8 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। इससे पहले टीएमसी नेता भादु शेख की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और यदि और आप पीछे जाए तो इसी भादु शेख के भाई बाबर शेख की पिछले साल जनवरी 2021 में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद बंगाल के इस हिंसा को लेकर राजनीति गर्म है। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईटी गठन करने की घोषणा कर दी है, जांच करने की घोषणा कर दी है। राज्यपाल ने इस मामले को लेकर केंद्र को चिट्ठी लिखी है। हाई कोर्ट ने इसे स्वतः संज्ञान में लेने की बात कही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को जघन्य पाप करार दिया है। सवाल इस हिंसा का नहीं है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है कि इस हिंसा में शामिल लोगों के राजनीतिक कद बढ़ जाए। पिछले बार हुई हत्या के आरोपियों के राजनीतिक कद बढ़ा दी गई थी, क्योंकि मरने वाला बाबर शेख था। इस बार भी हत्याकांड में शामिल लोगों को यदि राजनीतिक कद बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये दौर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौर है, जहां राजनीतिक शुचिता की दुहाई देना ही बेमानी है और नैतिकता की बात करना भी गलत है। तब सवाल यह है कि क्या बंगाल में राजनीतिक हिंसा राजनीतिक दलों की जरूरत हो चली है, या कहीं भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक झूठ, अफवाह और नफरत के जो बीज बोए जा रहे हैं, क्या वह सैलाब का रूप लेता जा रहा है? हम यह नहीं कहेंगे कि बीरभूम इलाके में जो कुछ हुआ वह द कश्मीर फाइल्स की प्रतिक्रिया हो सकती है। हम मॉब लिंचिंग की भी आलोचना करते हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों के जिस तरीके से राजनीतिक कद बढ़ाए जाते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाता है, वे लोग यदि कहें कि यह जघन्य हत्याकांड पाप है, तो यह आम लोगों को समझने की जरूरत है कि आखिर वह क्या चाहते हैं, वे किस तरह की राजनीति चाहते हैं। मेरा देश बदल रहा है, क्या इस बदलाव के पक्षधर है? क्योंकि राजनीति के अपराधीकरण को लेकर सवाल पहली बार नहीं उठ रहे हैं। इससे पहले भाजपा इस मामले में तब तक मुखर रही जब तक वह सत्ता में नहीं आई, लेकिन जिस दिन वह सत्ता में आई उसके लिए राजनीति में अपराधीकरण का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने संसद में जब जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चल रहे मामलों को तुरंत निपटाने की बात कही थी, तो इस देश ने ताली बजाया था। लेकिन 7 साल बाद भी इस मामले में सत्ता ने कोई फैसला नहीं किया और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि भाजपा के 303 सांसदों में से हर दूसरा या तीसरा सांसद जघन्य अपराध के आरोपी हैं, गंभीर अपराध के आरोपी हैं। तब राजनीतिक हिंसा को लेकर जो लोग कहते हैं कि यह पाप है, वह क्या विचलित कर देने वाला नहीं है? हम किस तरह के देश गढ़ने जा रहे हैं?
इस देश के सबसे बड़ी पार्टी या विश्व के सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के हर दूसरा तीसरा सांसद गंभीर अपराध का आरोपी हो, हर चौथा पांचवा विधायक गंभीर अपराध का आरोपी हो, तो हम वीरभूम में हो रहे हिंसा या उस तरह की हिंसा को कैसे रोक सकते हैं। वर्तमान दौर क्या राजनीति में ठसक के लिए है? पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरीके से ललितपुर में किसान आंदोलन को कुचलने के लिए जीप चढ़ा दी गई, लेकिन यदि परिणाम उसके बाद भी सत्ता के अनुकूल आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम खुद चाहते हैं कि राजनीति में हिंसा हो, ध्रुवीकरण इस हद तक बढ़ जाए, नफरत का सैलाब उमड़ पड़े और हम उस देश की कल्पना करते हैं जहां वे विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में भारत की राजनीतिक हिंसा को लेकर, राजनीति में अपराधीकरण को लेकर थू थू हो रही है। आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, गुजरात चले जाइए, आप गंभीर अपराधों के आरोपियों को विधायक बनते देख रहे हैं। हम खुद चुन रहे हैं उन्हें, हम खुद उन्हें सत्ता सौंप रहे हैं और वे जब संसद या विधानसभा में बैठकर हमारे लिए फैसला करेंगे तब वह फैसला क्या होगा यह बताने या बोलने की बात नहीं है। वीरभूम के मामले को लेकर जघन्य अपराध कहने वाले लोग यदि अपनी राजनीतिक पार्टियों में अपराधियों को टिकट न दे, गंभीर कम से कम हत्या, बलात्कार, हत्या के प्रयास जैसे मामलों के आरोपी को टिकट न दे तो राजनीति सुधर सकती है। एडीआर की रिपोर्ट आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से अपराध और पूंजी के गठजोड़ के साथ सत्ता हासिल की जाती है और किस तरीके से लोग संसद और विधायकों के सीढ़ी में बैठकर या सीढ़ी चढ़कर आम लोगों की जिंदगी के फैसले लेते हैं। सवाल रामपुर हाट का नहीं है, क्योंकि भोदू सेठ और बाबर शेख की हत्या किसने की है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो नाथू राम गोडसे द्वारा की गई हत्या को भी जायज बताते हैं। ये वही लोग हैं जो मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटा देना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो मंदिर परिसर में या मंदिर के आसपास दूसरे धर्म के लोगों को व्यापार करने से रोकने वाले लोग हैं। तब यदि द कश्मीर फाइल को लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट या इस देश के जाने माने हितचिंतक खामोश हैं, तो इसका मतलब है कि आने वाले दौर में नफरत का सैलाब उमड़ने वाला है। आप यकीन नहीं करेंगे कि यह देश किस दौर से गुजर रहा है, जिस देश के सांसद में हर दूसरा या तीसरा या चौथा सांसद आपराधिक प्रवृत्ति का हो, जिस देश की राजनीतिक पार्टियों में अपराधी भरे पड़े हों, उस देश में आम आदमी की जिंदगी का क्या मतलब है, उसकी क्या कीमत है, आप आसानी से समझ सकते हैं यदि आप समझदार हो तो। लेकिन आप सिर्फ नेतृत्व का चेहरा देखते हैं, आप राहुल गांधी का चेहरा देखते हैं, आप नरेंद्र मोदी का चेहरा देखते हैं, आप योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखते हैं, आप भूपेश बघेल का चेहरा देखते हैं, या ममता बनर्जी का चेहरा देखते हैं, या ठाकरे परिवार का चेहरा देखकर जब वोट देते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि आप किस किस तरह के अपराधियों को अपने हित के फैसले के लिए संसद या विधानसभा में भेज रहे हैं। तब सवाल ये है कि वीरभूम क्या कभी रुक पाएगा? यकीनन मानिए कि वर्तमान दौर
एक नए भारत का दौर है। हम खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम चेहरा देखकर वोट देने लगे हैं। हम अपने स्वार्थ में जाकर वोट देने लगे हैं। हमने ये कभी नहीं सोचा कि जिन अपराधियों को हम संसद या विधानसभा में बैठाने जा रहे हैं, वो आगे चलकर हमारे लिए क्या करने वाला है। सवाल बहुत से हैं, हम इस पर फिर कभी बात करेंगे। आज छत्तीसगढ़ की कुछ और बात कर ले, जहां कर्मचारी संगठन आंदोलनरत हैं। संविदा बिजली कर्मचारी या बिजली ठेकेदार कर्मचारी संघ और भी बहुत सारे संयोजक, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, स्कूल के सफाई कर्मचारी संघ, बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन सत्ता और विपक्ष खैरागढ़ के उपचुनाव में बिजी हो रहा है। अब उन्हें चुनाव जीतना है। वे अपनी सारी ताकत खैरागढ़ उपचुनाव में लगाने वाले हैं। तब सवाल उन कर्मचारियों के आंदोलन का है, उनकी मांगों का है, सत्ता के घोषणा पत्र का है, जिसे आप किनारे कर लीजिए और एक बार फिर उपचुनाव के झंझटों में डूब जाइए। कौन जीतेगा कौन हारेगा के खेल में फंस जाइए। धन्यवाद।